हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्रेश कोर्स की क्लास है जिसके अंदर हम हमारे आज नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में बात की थी? अस्थमा के बारे में डिटेल्ड बात की थी। अस्थमा के बारे में हमने कल मैनेजमेंट की अस्थमा का जो मैनेजमेंट था उसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास है जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से, वो है हमारा ब्रोंकाइटिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि हमारी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे। ठीक है, ब्रोंकाइटिस का मतलब ब्रोंकियोल का इन्फ्लामेशन है। अक्यूट ब्रोंकाइटिस इंपॉर्टेंट है। अक्यूट ब्रोंकाइटिस, अक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन है एयरवे का दैट कैन बी कॉज बाय वायरस और इन्फेक्शन, जो किसी भी वायरस के द्वारा कॉज किया जा सकता है और हो सकता है कोई भी लंग्स का इन्फेक्शन हो उस वजह से भी वो कॉज हो सकता है। क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवे। ब्रोंकाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रोंकाइटिस का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है कि सिर्फ सिंपली ब्रोंकाइटिस का मीनिंग क्या होता है, तो क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल्स का जो इन्फ्लामेशन होता है वो क्या कहलाता है? ब्रोंकाइटिस कहलाता है। और इस इन्फ्लामेशन का मेन रीजन क्या होता है? हो सकता है कि इंडिविजुअल को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो और दूसरा कोई लंग अदर लंग्स इन्फेक्शन उनकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस है वो कॉज हो सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। ठीक है, ब्रोंकाइटिस के केस में देखो होता क्या है स्टूडेंट। नॉर्मली क्या होता है ब्रोंकाइटिस के केस के अंदर, इन केस ऑफ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस के केस में क्या होता है? कोई भी इरिटेंट सब्सटेंस होता है, चाहे वो डस्ट होगी, चाहे वो वायरस होगा, चाहे वो कोई भी लंग्स इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाइटिस है वो क्या होती है? कंटिन्यूसली इरिटेट होती है। इरिटेट होने की वजह से वो क्या करती है? बार बार इरिटेशन होगी तो वो क्या कॉज कर देती है? इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। वो क्या कॉज करेगी? ब्रोंक्योल्स। ब्रोंक्योल्स के अंदर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूसली इरिटेंट होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है। और इन्फ्लेमेशन कॉज होने की वजह से क्या होता है? जो ब्रोंक्योल्स के अंदर जो गॉबलेट सेल है, ब्रोंक्योल्स के अंदर जो गॉबलेट सेल्स है वो क्या करती है? मोर म्यूकस का प्रोडक्शन शुरू कर देती है। मतलब टू मच म्यूकस का प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, वो क्या करती है? म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देती है और म्यूकस का प्रोडक्शन होने की वजह से क्या होने लग जाती है? इंडिविजुअल को कफिंग होने लग जाती है। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है, एक अच्छी फिजियोलॉजिकल लाइन है ये, जिसमें आपको पूरा एक ही लाइन के अंदर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ब्रोंकाइटिस के अंदर प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो नॉर्मली क्या हुआ, अगर कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूसली ब्रोंकियोल्स को इरिटेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ब्रोंकियोल्स को इरिटेट कर रहे हैं, तो इरिटेट करेंगे ना, इरिटेट करने की कंडीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? जब वो कंटिन्यूसली इरिटेट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है एयरवे के अंदर, वहां से क्या होगा? एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। और एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होने की वजह से एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होने की वजह से वहां पे एयरवे वो धीरे धीरे नैरो हो जाता है। बहुत ज्यादा म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाएगा तो म्यूकस के प्लग्स बन जाएंगे, मतलब छोटे छोटे गुच्छे से बन जाएंगे म्यूकस के। और इसी वजह से इंडिविजुअल को क्या शुरू हो जाती है? कपिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, और ब्रोंकाइटिस का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो क्या है? वायरस। वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। ये आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू की लाइन बन सकती है। एमसीक्यू की लाइन ये इसलिए बन सकती है क्योंकि यहाँ पर क्या है? एमसीक्यू बन सकता है ये। एमसीक्यू एमसीक्यू ये एमसीक्यू इसलिए बन सकता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों को बताया गया है कि वायरस है वो मोस्ट कॉमन कॉज है जिसका ब्रोंकाइटिस। अब आप लोगों के लिए सवाल आ सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमनली ब्रोंकाइटिस इज कॉज्ड बाय, कि ब्रोंकाइटिस सबसे ज्यादा किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो कौन है? वायरस के। वायरल इन्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और वहां से ही ब्रोंकियोल्स के अंदर या ब्रोंकाइटिस के होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है सिंपली ब्रोंकाइटिस के बारे में। ठीक है, तो आप इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज में देखो ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ये बड़ी वाली जो इमेज है यहाँ पर देखो, ये वाली जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है? ब्रोंकाइटिस कहलाती है, ब्रोंक्यूल्स कहलाती है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस पे इन्फ्लेमेशन हो गया ना, ब्रोंक्यूल्स कहलाती है। और इन ब्रोंक्यूल्स को देखोगे तो इस इमेज को अपन रेड वाली इमेज को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो ये वाली इमेज हमें सामने आती है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है? एल्वियोलाई एयर शेक, ये जो एयर शेक है, ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं आपको, ये तो क्या है? एयर शेक। यहाँ पे एक्सचेंज, इसकी चारों तरफ कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है। ठीक है, जहां से क्या होता है? डिफ्यूजन के थ्रू
डिफ्यूजन के थ्रू गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। गैसेज और न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सचेंज होता है। तो ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एल्वियोलाई के अंदर एयर शेक के अंदर क्या हो रहा है, एयर शेक के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से, इन्फ्लामेशन कहाँ हुआ, ब्रोंकियोल्स के अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है वो क्या है, ब्रोंकियोल्स दिखाए गए हैं आपको। अब यहाँ ब्रोंकियोल्स के अंदर देखो, नीचे आप इस इमेज में देखोगे, राउंड वाली इमेज को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये जो इस तरीके का जो जहाँ मैंने डॉट डॉट रेड रेड किया है वो क्या है, म्यूकस है। और ये म्यूकस आपको यहाँ से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो इस म्यूकस की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, एयरवे उसका जो ल्यूमन है वो कम हो रहा है, क्योंकि म्यूकस भी वहां पे इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से वहां पे क्या होने लग जाएगी, डिस्निया की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कोजेज की। कौन कौन से कोज है जो मोस्ट कॉमनली ब्रोंकाइटिस कोज, अक्यूट ब्रोंकाइटिस को कोज कर। हम यहाँ पे अक्यूट बात कर रहे हैं, तो अक्यूट का मतलब क्या होता है, सडन इन ऑनसेट एंड शॉर्ट फॉर ड्यूरेशन। सडन इन ऑनसेट, अक्यूट का मतलब, अक्यूट का मतलब है सडन इन ऑनसेट, और सडन इन ऑनसेट एंड शॉर्ट इन ड्यूरेशन। शॉर्ट इन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है, वो शॉर्ट होता है। तो जिस वजह से वहां पर क्या होता है स्टूडेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन है, और शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से यहाँ पर क्या रहेगा, अक्यूट इन्फेक्शन है वो होता है। अगर आपको कोई अक्यूट का मीनिंग पूछे तो ये मीनिंग होता है acute का। अब बात करते हैं हम कोजेज, कोजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस। अक्यूट ब्रोंकाइटिस के कौन कौन से कोज हैं जो अक्यूट ब्रोंकाइटिस को कोज करते हैं। सबसे पहले जो हमने एक बार अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि अक्यूट ब्रोंकाइटिस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है वो क्या है, वायरल कोज। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है वो क्या है, मोस्ट कॉमन कोज, मोस्ट कॉमन कोज वो तो क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन, वो तो क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शन है तो वायरस, कौन कौन से वायरस है जो मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं और अक्यूट ब्रोंकाइटिस को कोज करने में हेल्पफुल हो जाते हैं उसके लिए। तो फर्स्ट वन जो कोज आ रहा है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिनेक्टाइल वायरस, RSV, रेस्पिरेटरी सिनेक्टाइल वायरस, ये भी एक कॉमन कोज है। नेक्स्ट वन इन्फ्लुएंजा, वेरी मोस्ट कॉमन कोज है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा की वजह से जो नॉर्मली सर्दी जुकाम होता है वो इन्फ्लुएंजा के वायरस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट वन मोस्ट कॉमन जो वायरस है वो है आपका एडिनो वायरस, राइनो वायरस और कोरोना वायरस। इसको तो सब जानते होंगे, कोरोना वायरस को तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली क्या कॉज करते हैं, ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। नेक्स्ट वन है पोल्यूशन, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको आजकल। जैसे जैसे लोगों की लाइफ स्टाइल बढ़ती जा रही है, लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पॉल्यूशन भी क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि लोगों ने क्या शुरू कर दिया, अपनी सुख सुविधाओं के लिए पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ाने लग गए। जैसे AC है, कार है, स्कूटर है, बाइक है, सब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन है वो भी अगर आप एक पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हो, देखो ये वायरस तो जाकर के डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ये वायरस तो जाकर के क्या करेंगे, डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अक्यूट ब्रोंकाइटिस को कोज करते हैं, अक्यूट ब्रोंकाइटिस को क्या करते हैं, कोज करते हैं। तो नेक्स्ट है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है, अगर आप कंटिन्यूसली लॉन्ग ड्यूरेशन तक stay in an pollution area, stay in a pollution area for long duration, for long ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर एक पोल्यूटेंट एरिया के अंदर आप रहते हो तो उस वजह से क्या होता है, आपकी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट के अंदर जो ब्रोंकियोल्स हैं वो कंटिन्यूसली उससे इरिटेट होते रहते हैं। इरिटेट होने की वजह से वो क्या करते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन और वो कोज हो जाता है, और ब्रोंकियोल्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट वन है स्मोकिंग, मोस्ट कॉमन कोज। स्टूडेंट्स मोस्ट कॉमन कोज है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कोज है जो क्या कोज करता है, मोस्ट कॉमन कोज है जो कि क्या कोज कर रही है, अक्यूट ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक स्मोकिंग, क्रोनिक स्मोकिंग को बोलते हैं चेन स्मोकर।
चेन स्मोकर, चेन स्मोकर मतलब स्मोकिंग, ये जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन से कंटिन्यूसली स्मोक कर रहा है। ठीक है, एक टर्म होती है स्मोकर लंग, स्मोकर लंग। स्टूडेंट, स्मोकर्स लंग्स का मीनिंग क्या है? स्मोकर्स लंग्स का मीनिंग है कफ प्लस म्यूकस। अगर म्यूकस के साथ कफ आ रहा है, ठीक है, कफ के साथ म्यूकस आ रहा है, सॉरी, कफ के साथ अगर म्यूकस आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्मोकर्स लंग्स बोल सकते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? स्मोकर लंग। अगर कोई आपसे पूछेंगे स्मोकर्स लंग्स क्या है, कफ प्लस म्यूकस इज नॉन एज स्मोकर लंग। ये आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है, यही इस क्रैश कोर्स की खास बात है, क्योंकि ये क्या करता है, आपको हर पॉइंट के ऊपर आपको आपके एमसीक्यू के बारे में बताता चलता है कि हाँ, यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन के आ सकता है। तो यही इस क्रैश कोर्स को डिजाइन किया गया है। पूरी मेडिको नर्सिंग क्लासेज जो टीम है उसने इस क्रैश कोर्स को बहुत ही अच्छे से और पूरी मेहनत और लगन के साथ इसको बनाया है, आप लोगों की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए, आपके सपने को पूरा करने में आपकी हम मदद करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट कोज, स्मोकिंग और पॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोज आता है, वो आता है ऑटो इम्यून डिजीज। जैसा कि आपको लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली क्लासेस ले रहे हैं उनको पता है कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिनके अंदर क्या होता है, और हमारी जो बॉडी होती है वो अपनी ही सेल्स के खिलाफ क्या करती है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर देती है। मतलब ओवन बॉडी सेल्स, ओवन बॉडी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये भी लिख रहा हूँ मैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट ओवन बॉडी सेल्स। इसमें लिखते हैं अपन कि बॉडी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द ओवन बॉडी सेल्स एंड रिकॉग्नाइज देम, recognize them as an antigen, as an एंटीजन, एक एंटीजन के जैसे उनको पहचानती है। ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो अपनी ही सेल्स को एज ए एंटीजन पहचानती है, एज ए एंटीजन उनको रिकॉग्नाइज करती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर के क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है वो करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा तो वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं। क्या होंगे? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होंगे। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, और इम्यून सिस्टम वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता जाता है और हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो अपनी ही बॉडी को खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो वो उस कंडीशन के अंदर भी हो सकता है कि आपको क्रोनिक एक्यूट ब्रोंकाइटिस का सामना करना पड़ सकता है। किसका सामना करना पड़ सकता है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस का। तो ये है इंपॉर्टेंट कॉजेज जो कि मोस्ट कॉमनली एक्यूट ब्रोंकाइटिस के कॉज के अंदर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स, कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर देखने को मिलेंगे? कौन कौन से सिम्टम्स है? देखो कौन कौन से सिम्टम्स है। फर्स्ट वन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग का मतलब है जो भी इंडिविजुअल है वो बहुत छोटी छोटी और ज़्यादा सांसें लेना शुरू कर देता है। ठीक है, छोटी छोटी सांसें लेगा मतलब शॉर्ट स्पेल्स होंगे ब्रीथिंग के, और रैपिड ब्रीथिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, रैपिड ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग। अब रैपिड ब्रीथिंग अगर जब वो करेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा थक जाता है। उसके अंदर क्या हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी टायर्ड हो जाएगा। टायर्डनेस, टायर्डनेस होगी तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे उसकी टायर्डनेस होगी तो क्या होगा, उसकी O2 डिमांड है वो बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीज, ऑक्सीजन डिमांड है उसकी वो इंक्रीज होगी। उसको डिमांड को पूरा करने के लिए क्या होगा, लंग्स एंड हार्ट फंक्शन मोर, फंक्शन
मोर एंड, मान लीजिए रैपिड ब्रीथिंग हुई, रैपिड ब्रीथिंग के बाद उसमें क्या हुआ, टायर्डनेस, वो थक गया, ज्यादा सांस लोगे तो कितनी देर तक ले लोगे आप, ठीक है। उसके बाद वो थक गया तो अब उसकी जो टिश्यूज थे उसकी डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज। थक गया तो वो सांसें नहीं लेगा, सांसें नहीं लेगा तो उसकी जो टिश्यू की, जो बॉडी टिश्यू की जो डिमांड थी ऑक्सीजन की, वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ने की वजह से लंग को और हार्ट को क्या करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा काम करने की वजह से क्या होता है, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ती है, तो उसको चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है उसको, चेस्ट डिस्कम्फर्ट उसको क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग का रीजन, जिस प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पे लंग्स की और मतलब ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ने की वजह से किस प्रकार से लंग्स और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। नेक्स्ट वन है फीवर। फीवर में क्या है स्टूडेंट, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वायरल कोज है, तो वायरल कोज अगर है, वायरल कोज अगर ब्रोंकाइटिस का कोज वायरस है, तो उस कंडीशन के अंदर इंडिविजुअल के अंदर फीवर, फीवर मतलब एलिवेशन इन टेम्परेचर, एलिवेशन इन बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर के अंदर आपको इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर देखने को मिल सकता है, मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप पेशेंट जो भी इंडिविजुअल है उसको क्या देख सकते हो, फीवर हो सकता है। कितना फीवर हो सकता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको फीवर हो सकता है। नेक्स्ट वन है रनिंग नोज। रनिंग नोज को बोलते हैं राइनोरिया। राइनोरिया, राइनोरिया का मतलब है वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। अगर आपसे कोई पूछे कि राइनोरिया का मीनिंग क्या होता है, तो क्या होता है, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, वाटरी डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, फ्रॉम नोज, नोज से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, राइनोरिया। तो ये भी एक अक्यूट ब्रोंकाइटिस के केस के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है, राइनोरिया भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है फेटिग। फेटिग मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रैपिड ब्रीथिंग हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर इंडिविजुअल की जो ऑक्सीजन डिमांड है, एनर्जी की डिमांड है वो भी बढ़ती है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी बढ़ती है। तो उस कंडीशन के इंडिविजुअल है वो क्या फील करता है, फेटिग, अपने आप को वो थका हुआ महसूस करता है। क्या महसूस करता है, थका हुआ महसूस करता है। आई होप ये थे हमारे सिम्टम्स, ये थे हमारे अक्यूट ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिन डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अक्यूट ब्रोंकाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें स्टूडेंट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर कौन कौन सा है, पहला है नेजल स्वाब। कौन सा स्वाब, नेजल स्वाब। ये आप लोगों ने देखा होगा इन कोविड-19, कोविड-19 के केस के अंदर बहुत ज़्यादा ये टेस्ट है वो प्रचलन के अंदर आया था। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत जो जिन लोगों को कोविड-19 से जो लोग गुजरे हैं उन्होंने, उनको तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी होगा। तो नेजल स्वाब है, उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, अक्यूट ब्रोंकाइटिस के कोज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेजल स्वाब के अंदर हम क्या करते हैं, नेजल स्वाब के अंदर हम क्या करते हैं, नेजोफेरिंक्स तक एक स्वाब होती है, स्वाब स्टिक होती है। वो स्वाब स्टिक ऐसी स्टिक होती है, उसके आगे एक स्वाब लगी हुई रहती है, ठीक है। उसको नेजोफेरिंक्स तक ले जा करके उसको रोटेट मूवमेंट करवा करके ले करके आते हैं और उसको कल्चर किया जाता है। मतलब नेजल स्वाब का क्या करते हैं, कल्चर, कल्चर करके उसमें ये देखा जाता है कि जो स्वाब है उसके चारों तरफ जो भी सिक्रेशंस लगे हैं, उन सिक्रेशंस के अंदर कौन सा वायरस है वो ग्रो कर रहा है। ये लेबोरेटरी में कल्टीवेट करके हमें पता लग सकता है। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से भी हमें पता लग जाता है कि हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, कहाँ कहाँ पे केविटीज बनी हुई हैं। इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स, तो वो क्या दिखेंगे हमें, एनलार्ज दिखेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चेस्ट एक्सरे के अंदर भी हमें पता लग सकता है कि अक्यूट ब्रोंकाइटिस का कोज क्या है। नेक्स्ट है सीबीसी। सीबीसी के अंदर क्या होगा, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी का क्या मिलेगा हमें, इंक्रीज मिल जाएगा, काउंट इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट वन है स्पुटम कल्चर। क्या है, स्पुटम कल्चर, स्पुटम कल्चर। तो स्टूडेंट स्पुटम कल्चर की अगर हम बात करें, तो स्पुटम कल्चर करके हम क्या, लेबोरेटरी में अगर हम स्पुटम कल्चर करेंगे तो उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पुटम के अंदर किस प्रकार का या कौन सा वायरस है वो ग्रो कर रहा है। तो स्पुटम के लिए हमें ध्यान रखना होता है हमेशा अर्ली मॉर्निंग,
अर्ली मॉर्निंग स्पुटम सैंपल। अर्ली मॉर्निंग का स्पुटम जो सैंपल होता है वही बेस्ट सैंपल होता है, बेस्ट सैंपल होता है अर्ली मॉर्निंग का। ठीक है, कुछ भी खाया या पिया हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो स्पुटम कल्चर के लिए जब आप सैंपल ले रहे हैं तो बिफोर स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक थेरेपी, बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक थेरेपी, बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक थेरेपी, बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक थेरेपी, बिफोर स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हमें स्पुटम कल्चर लेना है। अगर हम स्पुटम कल्चर एंटीबायोटिक थेरेपी के स्टार्ट होने के बाद लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, वेरी, वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जब भी हम स्पुटम कल्चर के लिए सैंपल ले तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेना है, वो बेस्ट सैंपल माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये होगी कि आपको एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले ही स्पुटम कल्चर के लिए सैंपल लेना होगा। अगर आप स्पुटम कल्चर का सैंपल एंटीबायोटिक थेरेपी के बाद ले रहे हो तो उसके रिजल्ट्स पे बिलीव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स है वो वेरी कर देती हैं स्पुटम सैंपल के अंदर। ठीक है, दूसरी थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, डू नॉट टेक सलाइवा फॉर कल्चर, डू नॉट टेक सलाइवा फॉर कल्चर। जब भी आप स्पुटम कलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसमें स्पुटम होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, स्पुटम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट ने अपनी सलाइवा इकट्ठी करके आपको स्पुटम कप के अंदर दे दिया हो। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि स्पुटम का जो सैंपल है वो किसमें कलेक्ट किया जाएगा, स्पुटम कप के अंदर, स्पुटम कप के अंदर किया जाता है। नॉर्मली स्पुटम कप इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का डब्बा होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है इसका, और इसको यहाँ से ओपन करने का रहता है। ठीक है, जैसे आप इसको पीछे खींचते हो तो ये ढक्कन है वो पूरे ऊपर की तरफ इस साइड में आ जाता है, और जैसे ही आप उसमें सैंपल वगैरह डाल देते हो अपना, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये वापस से अपना नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस प्रकार का स्पुटम कप होता है। तो स्पुटम कप के अंदर ही हमेशा सैंपल कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ड्रॉपलेट्स तो उनके, तो जब भी पेशेंट है वो डीप ब्रीथिंग करके आपको स्पुटम सैंपल देता है तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे ड्रॉपलेट्स है, तो इसलिए हमें भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना होता है। ठीक है, क्या यूज करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं, ग्लव्स, गाउन, कैप, मास्क और फेस शील्ड। ये सारी कंडीशन, ये सारे इक्विपमेंट्स आपको यूज करने हैं ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ स्पुटम सैंपल। जब भी आप पेशेंट का स्पुटम सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप पेशेंट का स्पुटम सैंपल कलेक्ट कर रहे हो उस समय हमें क्या करना है, एडवाइज द पेशेंट टू टेक a deep breath, advise the patient to take a deep breath, deep breathing करनी है, and then कप, डीप ब्रीथिंग करनी है और उसके बाद जोर से खांसना है। तो उससे क्या होगा, स्पुटम होगा वो बाहर आएगा और वही हमें स्पुटम कप के अंदर कलेक्ट करना है, ताकि हम पेशेंट का अच्छे से अच्छा सैंपल कलेक्ट करके उसके रिजल्ट को अच्छे से अच्छा फाइंड आउट कर पाए। तो ये तो थी स्पुटम कलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वन आता है हमारा जो टेस्ट आता है वो आता है पल्मोनरी टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ, जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ने स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने आप लोगों को कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बताए,
ठीक है। लंग्स के वॉल्यूम्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, इसके बारे में बात की थी, लंग्स वॉल्यूम्स के बारे में। लंग्स वॉल्यूम, लंग्स के वॉल्यूम्स के बारे में हम लोगों ने क्या की थी, बात की थी। और लंग्स के वॉल्यूम्स के बारे में हमने बात की थी, तो जब भी आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर असिस्ट द लंग्स वॉल्यूम, असिस्ट द लंग्स वॉल्यूम, लंग्स के वॉल्यूम को असिस्ट किया जाता है, लंग्स के वॉल्यूम को असिस्ट किया जाता है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस की वजह से उन लंग्स के वॉल्यूम के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। टाइडल वॉल्यूम में क्या चेंज आया है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या चेंज आया है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या चेंज आया है। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी लंग्स की है वो बढ़ी है कि घटी है, वो सारी चीज़ें रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी होती है, पता लगानी होती है। तो ये सारे जो टेस्ट है उनके थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को अक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के। अक्यूट ब्रोंकाइटिस के मैनेजमेंट के अंदर हम बात करेंगे तो अक्यूट ब्रोंकाइटिस का जो मैनेजमेंट था उसमें स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मोस्ट कॉमन जो कोज है वो क्या था, वायरस था। तो वायरस के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी मेडिकेशन देते हैं, एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर टेमीफ्लू, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या बात कर सकते हैं, टेमीफ्लू है, टेमीफ्लू इज एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल मेडिकेशन, टेमीफ्लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल मेडिकेशन। तो अगर वायरल कोज है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, एंटीवायरल ड्रग। अगर बैक्टीरियल कोज है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि वायरल है कि बैक्टीरियल है। भैया आप सबसे पहले क्या करवा रहे हो, स्पुटम का कल्चर करवा रहे हो, आपने स्वाब स्टिक से सैंपल लिया है, वहां से आप लेबोरेटरी के अंदर उस स्वाब स्टिक के अंदर और स्पुटम के अंदर आप क्या करोगे, कल्चर करके ये पता लगाओगे कि सबसे पहले इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया का है या वायरस का। तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, पेशेंट को क्या दोगे, एंटीबायोटिक दोगे। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी डॉक्टर कल्चर के लिए भेजते हैं, सॉरी, जब भी डॉक्टर सैंपल को कल्चर के लिए भेजते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली केवल कल्चर कभी भी नहीं करवाते हैं, वो करवाते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल्चर एंड सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, कल्चर और सेंसिटिविटी का मतलब होता है स्टूडेंट कि कल्चर का मतलब होता है कि आप फाइंड आउट करो कि कौन सा बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ कर रहा है, और सेंसिटिविटी का मतलब है जो आपने फाइंड आउट करके हमें बताया है कि फलाना फलाना बैक्टीरिया इसके अंदर या वायरस इसके अंदर है। अब हमें ये भी बताओ कि ये जो वायरस है, ये जो फलाना फलाना वायरस था, ये जो बैक्टीरिया था, वो कौन सी एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ड्रग के खिलाफ एक्ट नहीं करेगा या किससे इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते, तो वो भी हमें वो पैथोलॉजिस्ट है वो सजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसीलिए करवाई जाती हैं, और हम सोचते हैं कि डॉक्टर अपनी फीस बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, सोसाइटी में थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाइए। ठीक है। नेक्स्ट मैंने ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने भी आप लोगों को बताया था कि म्यूकस के प्लग इकट्ठा होने की वजह से जो एयरवे का जो ल्यूमन था, एयरवे का जो रास्ता था वो क्या हो चुका है, सकड़ा हो चुका है। ठीक है। रास्ता सकड़ा होने की वजह से वहां पर जो एयर है, जो हवा है, वो पूरी तरीके से इंटर नहीं कर पा रही है जितनी डिमांड होती है। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोंकियोल्स को हमें थोड़ा डायलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्यों देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसलिए देंगे ताकि हम इन्फ्लामेशन को क्या कर सकें, कम कर सकें। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देंगे, क्योंकि ध्यान रखना रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड तो वो काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को और ज्यादा सप्रेस कर देते हैं और पेशेंट को सिम्टम्स में रिलीव फील होता है। नेक्स्ट वन है कफ सप्रेसेंट, और कफ सप्रेसेंट जो ड्रग्स होती है उनको बोला जाता है एंटी टसिव मेडिकेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या बोला जाता है, एंटी टसिव मेडिकेशन। एंटी टसिव का मतलब है कफ सप्रेशन, या कफ के लिए जो मेडिकेशन होती है, कफ को ठीक करने के लिए, खांसी को ठीक करने के लिए, उन्हें बोलते हैं एंटी टसिव मेडिकेशन। और लास्ट हम देखते हैं क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स। ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमें पता लगाना है, कल्चर से हमें पता लगेगा कि क्या इसमें कौन सा बैक्टीरिया वायरस है, उसके खिलाफ हम उसी के अकॉर्डिंग हमें एंटीवायरल और एंटीबायोटिक्स का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो ये है स्टूडेंट अक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपकी आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली इसका आंसर करूंगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्रेश कोर्स की क्लासें हैं वो आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।